हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 6। पिछले पार्ट में हमने सीखा था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। उम्मीद है आपने वो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आज हम क्या करेंगे, आज हम उससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस करेंगे रिगार्डिंग द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों आज हम वो सारे इंपॉर्टेंट केसेस करेंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, जो आपके सेपरेट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, पहले पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? जब भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज। हम अपने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। फॉर दिस पर्पस वी ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या नेचर बताया था मैंने आपको? इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। Nominal account in nature means debit side we record all the loss and expense and credit side we record all the incomes and gains। हमने यही पढ़ा था। अब अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, इसलिए आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करा? क्रेडिट करा। अगर आपके असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आपके लिए लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। लायबिलिटीज डिक्रीज होने पे आपको प्रॉफिट होता है, आपने क्रेडिट किया। लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे फर्म को लॉस होता है, इसलिए आपने उसको डेबिट किया। अनरिकॉर्डेड असेट्स, अगर हमारे कोई भी असेट्स इस तरीके से थे जो पहले बुक में रिकॉर्ड नहीं थे, अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी हम अपने असेट्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, जो लायबिलिटीज पहले रिकॉर्ड नहीं थी अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, फर्म को प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट हम ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। या अगर डेबिट साइड बड़ी है तो फर्म को लॉस होता है और लॉस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री भी पढ़ी थी। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मैंने वहां पे एक एक करके सारे कंसेप्ट का लॉजिक आपको बताया था। अगर किसी भी बच्चे की वो क्लास मिस हो गई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वो पार्ट देख सकते हैं। अगर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो फर्म के लिए क्या है? लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अनरिकॉर्डेड असेट्स, आपको असेट्स की वैल्यू क्या करनी है? इंक्रीज करनी है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड नहीं थी अब आप उसको बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। क्लियर? और फिर अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करेंगे जो आपके क्वेश्चंस में आएगी, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर? पढ़े?
तो निकालिए अपना रजिस्टर और मेरे साथ साथ एक एक चीज नोट भी करिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड the following transactions on the admission of Z as a partner in the journal of X and Y who share profit in the ratio of 2:3। दो पुराने पार्टनर्स है X और Y, वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:3 में। उन्होंने जेड को एंट्री दी है एज अ न्यू पार्टनर। अब आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। आपको क्या पास करनी है? जर्नल एंट्रीज। क्लियर? चलिए, फर्स्ट केस, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। देखो बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ओनली चेंज इन वैल्यू। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? चेंज इन वैल्यू। नई वैल्यू आपकी नई बैलेंस शीट में आती है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने से एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आ रहा है वो वैल्यू रिकॉर्ड करी जाती है, जबकि नई वैल्यू आपकी नई बैलेंस शीट में आती है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी 50,000। ये कह रहे हैं फर्नीचर की वैल्यू आपकी बुक में शो कर रही है 50,000। अब आपको फर्नीचर की वैल्यू में इंक्रीज करना है 10,000 रुपीज से। इंक्रीज बाय, फर्नीचर कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो आपकी एंट्री क्या होगी बेटा? आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच? 10,000 रुपीज। हमने क्या पढ़ा था? अगर 11th क्लास में पढ़ा था ना, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है क्रेडिट, और लायबिलिटीज रिड्यूस होती है तो डेबिट। और रिवैल्यूएशन के लिए हमने क्या पढ़ा है? जितने भी लॉस है वो डेबिट हो गए, जितनी भी प्रॉफिट्स की फिगर होगी वो क्रेडिट होगी। क्लियर? ये बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आज की क्लास के बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आए वो आपका गलत ना हो। अब देखो, हमारे फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई थी बाय 10,000 रुपीज। इसका मतलब अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे? फर्नीचर। और कितना अमाउंट लिखेंगे बेटा? 10,000 रुपीज। कितना अमाउंट लिखेंगे? 10,000। और जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड, जेड के बाद जो नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पे फर्नीचर आएगा 60,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि 50,000 तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी, 10,000 से आप इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू, नई वैल्यू कितनी हो गई? 60,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? सेकंड पॉइंट, अब ये क्वेश्चन भी है तो उसी तरीके से, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू, देखो वर्ड क्या है? इंक्रीज टू 40,000, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 30,000। अब इंक्रीज टू, इसका मतलब दिस इज द न्यू वैल्यू। हमें फर्नीचर इंक्रीज करते हुए, हमें फर्नीचर को इंक्रीज करते हुए 40,000 रुपीज तक इंक्रीज करना है। टू का मतलब क्या है? दिस इज द न्यू वैल्यू। तो आपके फर्नीचर की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है? 10,000 रुपीज। तो आपकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना जी? 10,000 रुपीज। कितना? 10,000 रुपीज।
क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू थी 30,000, इंक्रीज टू 40,000, 40,000 तक इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप फर्नीचर को लिखोगे 10,000 रुपीज, ठीक है। और बैलेंस शीट, जो नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पे आप फर्नीचर की वैल्यू लिख दोगे 40,000 रुपीज। कितनी लिख दोगे? 40,000 नई वैल्यू। देखो केस 1 और केस 2 में सिर्फ एक सिंगल वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज बाय, यानी ये चेंज इन वैल्यू आपको गिवन है, जबकि सेकंड केस में लिखा है इंक्रीज टू, यानी दिस इज द न्यू वैल्यू। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है आपको? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। इन्होंने क्या कहा है कि फर्नीचर की वैल्यू आपको 120% तक करनी है, यानी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बाय 20%। कितने से इंक्रीज करना है? 20% से इंक्रीज करना है। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी दी हुई है? 50,000 रुपीज दी हुई है, और आपको 20% से इसको इंक्रीमेंट करना है। क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना जी? 20%। देखो 120% करना है। अगर हम 50,000 का 120% करें तो ये कितना हो जाएगा? 60,000, यानी दिस इज द न्यू वैल्यू। तो आपकी फर्नीचर की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रही है? 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है? 10,000 रुपीज से। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब देखो ये इस एडजस्टमेंट पे आप एक वर्ड डाल लो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इन्होंने क्या कहा है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय, स्टॉक की वैल्यू कम लिखी हुई है 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% कम लिखी हुई है, जब बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? 18,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमें स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वो 10% ऑफ 18,000 रुपीज कर देते हैं। नहीं, इन्होंने क्या कहा है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी जो स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 10% कम लिखा हुआ है। अब हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमें स्टॉक को इंक्रीज करना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो समझ में आ गया, बट वैल्यू कितनी लिखे? तो हमने क्या करा? लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक हमने कितनी ले लिया? रुपी एक्स। कितना ले लिया? रुपी एक्स। अब अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब हमने कितनी वैल्यू लिखी हुई है? 90%। 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18,000। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18,000 इंटू 100 अपॉन 90 विच इज इक्वल टू 20,000। यानी स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20,000। देखो ना, 20,000 का 10% कम लिखा है, तभी तो बुक में 18,000 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें स्टॉक को इंक्रीज करना है 2,000 रुपीज से। कितने से इंक्रीज करना है? 2,000 रुपीज से।
क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ₹22,000। इन्होंने क्या कहा है, फर्नीचर की वैल्यू ओवर वैल्यूड है। पिछले केस में क्या था, स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड थी, स्टॉक की वैल्यू कम लिखी हुई थी। यहां पर फर्नीचर की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, तो हमें फर्नीचर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हमें अगर अपने एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करनी है तो हमारे लिए क्या होगा, ये लॉस होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अब कितनी वैल्यू, उसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी ₹X। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ₹X, ओवर वैल्यूड बाय 10%, यानी 110 अपॉन 100। कितनी वैल्यू लिखी है, 110%। 10% ज्यादा लिखी है ना, तो 100 प्लस 10 यानी 110% ऑफ x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 22,000। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 22,000 इंटू 100 अपॉन 110। दिस इज इक्वल टू 20,000। कितना लिख होनी चाहिए, 20। वैल्यू लिखी कितनी है, 10% ज्यादा। 20,000 का 10% ज्यादा कितना होगा, 2,000, यानी 22,000 लिखी है। अब हमें इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है, तो ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आएगी, 20,000। क्लियर है ये सारे केस, कंफर्म। चलो देखो, ये सारे केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इन केसेस को समझिए, इन केसेस को नोट डाउन करिए, क्योंकि जो आप लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो वहां पे ये पॉइंट्स एडजस्टमेंट्स के तौर पे आते हैं। नेक्स्ट केस, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, 20,000, यानी स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है। सिंपल कंसेप्ट, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने से इंक्रीज करना है, 5,000 रुपीज से, 5,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट केस, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स। मशीन किसने टेक ओवर करी है, एक्स ने टेक ओवर करी है फॉर ₹80,000। कितने में टेक ओवर करी है, 80,000 रुपीज में टेक ओवर करी है। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹60,000। बुक वैल्यू कितनी की है मशीन की, 60,000। सबसे पहले देखो, जब भी पार्टनर कोई असेट्स को टेक ओवर करता है, जब भी कोई पार्टनर असेट्स को टेक ओवर करता है, तो आपको यहां पर देखना है उस असेट्स पे फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब यहां पे बुक वैल्यू कितने की है, 60,000 रुपीज की है, लिया कितने में है, 80,000। सबसे पहले आप देखो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म के असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो पहले तो आप इंक्रीज करने की एंट्री करोगे। नंबर 1 पे क्या एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20,000। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 सबसे पहले। सेकंड नंबर पे अब देखो, ये मशीनरी किसने टेक ओवर कर ली, पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। तो फर्म के दो इंपैक्ट हो रहे हैं, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करेंगे,
पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि उसने फर्म से असेट्स लिया है। दूसरा, फर्म के पास असेट्स रिड्यूस हो रहा है, तो आपकी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी कितने में, 80,000 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले हमेशा आप चेक करिए कि फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है। सबसे पहले एंट्री तो आप उसकी करोगे, फिर उसके बाद पार्टनर अगर कोई असेट्स को टेक ओवर करता है तो हम उसकी एंट्री करेंगे। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, वहां पे हमने अपने असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करा, मशीनरी कितना जी, 20,000। फिर आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट किसका, एक्स का, क्योंकि एक्स ने टेक ओवर करी है, और एक्स के कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिख दिया मशीनरी, कितना, 80,000। और जो नई बैलेंस शीट है उसमें अब ये एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पार्टनर ने ये असेट्स टेक ओवर कर लिया, अब बैलेंस शीट में ये वैल्यू नहीं रहेगी, फर्म के पास ये असेट्स ही नहीं बचा। क्लियर, कंफर्म, करें आगे। नेक्स्ट केस, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम which were debited to profit and loss account, rupee 5,000 to be carried forward to the next year। 5,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया था, जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया था, अब वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड, आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना जी, 5,000। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 5,000। अगर हम रिवैल्यूएशन पे कोई खर्चा करते हैं तो फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बट ये एक्सपेंस किसने पे किया है, एक्स ने पे किया है, तो एक्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, आपकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्यों, फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और ये पार्टनर्स ने पे किया है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000। क्लियर, कंफर्म। अ डेटर whose due of 14,000 was written off as bad debts last year paid 10,000 in full settlement। अब ये ट्रांजैक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए इसमें फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं सर 4,000 का लॉस हुआ। नहीं बेटा, देखो लास्ट ईयर हम बैड डेब्ट्स लिख चुके थे, लास्ट ईयर हमारा लॉस कितना हो चुका था 14,000, क्योंकि इन्होंने कहा है रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स कि इन्होंने लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स लिख दिया था, यानी लास्ट ईयर हमने क्या माना था, इनको लॉस माना था। अब इसने 10,000 रुपीज पे करे है, तो जो भी अमाउंट हमें मिला वो हमारे लिए क्या होगी, प्रॉफिट की फिगर, फिगर हमारे लिए क्या होगी, प्रॉफिट की फिगर। तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। जब भी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट।
टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,000। क्योंकि फर्म को जो भी अमाउंट मिला ये क्या है? प्रॉफिट की फिगर। फर्म को पहले कैश आया, कैश आने की एंट्री, और दूसरे नंबर पे ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच? 10,000 टू 10,000। क्लियर? कंफर्म? Provision for doubtful debts was reduced from 5,000 to 3,000। आपके डाउटफुल डेब्ट्स पहले 5,000 लिखे हुए थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 रुपए लिखे हुए थे, अब वो डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 के हो गए। देखो इसे आप दो तरीके से समझ सकते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होती है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो फर्म को प्रॉफिट। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस होगा तो डेटर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो भी प्रॉफिट है। क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने से? 2,000 रुपीज से। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,000 रुपीज का हो रहा है। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर provision of 4,000 was to be made for an outstanding bill। हमने आउटस्टैंडिंग बिल आपके लिए क्या होता है बताइए? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहे हो तो आपके लिए क्या होगा? लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये कौन सी लाइबिलिटीज हो गई? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज हो गई? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 4,000। नई बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटीज साइड आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल लिख दोगे। क्लियर? नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वर्थ ₹10,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। देखो ये तो सिंपल एडजस्टमेंट्स है। क्लियर ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, सप्लायर लिखा हुआ है ना, तो हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है 12,000 रुपीज से। क्लियर है? कंफर्म? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000 रुपीज। क्रेडिटर्स को कितने से रिड्यूस करना है? रिटर्न बैक का मतलब अब ये अमाउंट पे नहीं करना, तो ये फिगर भी आपकी प्रॉफिट की है। लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो आप डेबिट करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच? 5,000 रुपीज। क्लियर है? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट, अब इस एडजस्टमेंट्स को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मानिए। देखो हर एडजस्टमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे है जिस पे आपको खास फोकस करना है। जैसे इन्होंने क्या कहा है? 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय रोहित, ठीक है, फॉर ₹30,000।
अभी देखो यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, पार्टनर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो 1/3 of the machine is taken by the X for ₹30,000। 1/3 मशीन कितने में ली है? 30,000 में। एंड बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 57,600, और बैलेंस मशीन की वैल्यू को हमने 57,600 रिवैल्यू किया है। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है? 72,000। तो सबसे पहले आप देखिए न्यू वैल्यू ऑफ मशीन। अगर आप मशीन की न्यू वैल्यू देखते हो, देखो पार्टनर ने कितने में ली है? 30,000। उसके बाद भी बची हुई वैल्यू की कीमत कितनी है? 57,600। यानी कितनी वैल्यू हो गई? 87,600। कितनी वैल्यू हो गई? 87,600। बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू है 72,000 रुपीज। इसका मतलब इंक्रीज इन वैल्यू में कितना इंक्रीज हो रहा है? 15,600। कितना इंक्रीज हो रहा है? 15,600। क्लियर? तो अब सबसे पहले आप अपने असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 15,600। और सेकंड वैल्यू होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, ये मशीनरी किसने ले लिया? पार्टनर ने ले लिया। ये मशीन किसने ले ली है? पार्टनर ने ले ली है। तो अब पार्टनर कोई असेट्स लेता है, तो उसकी कैपिटल को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने में ली है? 30,000। अब देखो अगर आप इसके अकाउंट्स में पोस्टिंग करो, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 15,600 से क्रेडिट होगा सबसे पहले। दूसरा, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 30,000 रुपीज से डेबिट होगा। कितने से? 30,000 रुपीज से डेबिट होगा। क्लियर? और जो बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू आएगी, वो आएगी 57,600। क्लियर? कंफर्म? देखो ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर अप करते हैं, मैक्सिमम कंसेप्ट को। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं आपको, जिससे आपके बैड डेब्ट से रिलेटेड पॉइंट भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना और फिर उसको करना ज्यादा अच्छा होता है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है 3:2। दे एडमिट जेड as a new partner for 1/4 share of profit. At the time of admission of Z, debtors and provision for doubtful debts appeared at ₹76,000 and ₹8,000। देखो जब पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा था, उस टाइम बैलेंस शीट में आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी थी? 76,000। उसमें से आपने प्रोविजन को रिड्यूस करा हुआ था। प्रोविजन कितना बनाया हुआ था? 8,000 रुपीज। इसका मतलब डेटर्स की वैल्यू इस तरह से 68,000 बैलेंस शीट में शो कर दी थी।
कब? जब पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा था। 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, आपके 6,000 के बैड डेप्ट्स हो गए। पहला पॉइंट क्या है? बैड डेप्ट्स कितने के हुए? 6,000 के। और प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? बैड डेप्ट्स आपको हुए, कितने के बैड डेप्ट्स हुए? 6,000 के। और दूसरा आपको प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स बनाना है। कितने परसेंट बनाना है? 5%। ठीक है, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स बनाना है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हमेशा आप क्या करोगे जब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और दूसरा बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में से जो आपके डेटर्स हुए, बैड डेप्ट्स हुए, उसको माइनस कर दीजिए। डेटर्स की वैल्यू कितनी थी? 76। उसमें से बैड डेप्ट्स को माइनस कर दीजिए। बैड डेप्ट्स कितने के हुए? 6,000 के। आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी रह गई? 70। डेट बैड डेप्ट्स लिखने की एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, कितने के? 6,000 रुपीज के। अब आप देखिए, आपके जो बैड डेप्ट्स हुए थे वो कितने के हुए थे? 6,000 रुपए के बैड डेप्ट्स हुए थे। और आपने ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बना रखा था? 8,000 रुपीज का। आप पहले से एक्सपेक्टेड लॉस लेके चल रहे थे 8,000 रुपए, जबकि आपको एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 6,000 रुपए का। तो क्या आपको कोई एक्स्ट्रा लॉस हुआ? नहीं, बल्कि अभी आपका प्रोविजन स्टिल लेफ्ट है 2,000 रुपीज, अभी भी प्रोविजन बचा हुआ है। तो ये बैड डेप्ट्स कहां से एडजस्ट हो रहे हैं? प्रोविजन से एडजस्ट हो रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स डेबिट टू बैड डेप्ट्स, टू बैड डेप्ट्स। ठीक है, कितने के? 6,000। बाय चांस देखो, अगर आप एक सिचुएशन लेके चलते कि प्रोविजन हमारा होता सिर्फ 4,000 का और बैड डेप्ट्स कितने के होते? 6,000 के। फर्म के लिए हमने एक्सपेक्टेड लॉस लिया था 4,000 और एक्चुअल लॉस हुआ 6,000, तो आपको कितने का लॉस होता? 2,000 का। उस सिचुएशन में हमारी एंट्री हो जाती प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट 4,000, और जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैड डेब्ट्स 6,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? ये केस समझ में आया? अगर आपको कोई बैड डेब्ट्स दिया है, सबसे पहले तो बैड डेब्ट्स की एंट्री कर दो। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 6,000 रुपीज। डेटर्स में से आपने रिड्यूस कर दिया। फिर चेक करो कि आपके पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन था? 8,000 का प्रोविजन था, तो वहां से बैड डेब्ट्स एडजस्ट हो गए। क्लियर? कंफर्म? अभी भी आपके पास 2,000 का प्रोविजन बचा हुआ है। अब देखो, उसने क्या कहा है? आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। अब 5% किस वैल्यू का क्रिएट करेंगे? इस वैल्यू का क्रिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। 5% 70,000 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3,500। रिमेनिंग वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 66,500। ठीक है, अब आपने नया प्रोविजन कितना बनाया? प्रोविजन बनाया टोटल 3,500, बट ऑलरेडी जो प्रोविजन आपका बचा हुआ था, कितना प्रोविजन बचा हुआ था? 2,000 रुपए का ऑलरेडी प्रोविजन बचा हुआ था। इसका मतलब आपको एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है? 1,500 रुपीज का, जो आपको नया प्रोविजन क्रिएट करना है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, देखो 3500 में से 2000 का प्रोविजन अभी भी स्टिल लेफ्ट है, तो 1500। क्लियर? तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का प्रोविजन क्रिएट करना है? 1500 का। क्लियर? तो आपने क्या सीखा? सबसे पहले डेटर में से बैड डेब्ट्स को माइनस करो और उसकी जर्नल एंट्री पास आउट करो, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फिर चेक करो कि हमारा जो ऑलरेडी प्रोविजन था वो कितना था, क्या सारा का सारा बैड डेब्ट्स वहां से एडजस्ट हो गया? यस हो गया। तो आप उसकी एंट्री करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स 6000। अगर हमारा प्रोविजन जो है वो कम होता तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते। और नया प्रोविजन कितने परसेंट बनाना है? 5%। 3500 का टोटल प्रोविजन, ऑलरेडी कितना बचा हुआ था? 2000। तो हमें कितने का लॉस हुआ? 1500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1500। 1500। क्लियर? कंफर्म? तो फर्स्ट एंट्री आपको क्लियर है ये? कंफर्म? जर्नल एंट्री नोट करिए और क्वेश्चंस को भी नोट करिए। ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये थे आपके आज बहुत सारे कंसेप्ट जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से बिलोंग करते हैं। अब हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अपने बुक में से। नेक्स्ट क्लास में we will start a very important topic, treatment of accumulated profits and losses. accumulated profits और लॉस का ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।